Hi everyone, I hope you all are doing great. So I welcome you all back to another video. So this is going to be a third lecture on heredity and evolution chapter. So I'm expecting कि आप लोगों ने previous lectures देखा होगा जिसमें we covered the many definitions like transcription, translation, translocation. हम लोगों ने origin of life देखा था, theory of evolution देखा था. Then we saw six evidences to अपना anatomical हो गया, morphological हो गया, paleontological, vestigial organ. And then we saw connecting link and last में we saw embryological evidences. सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दो साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में सीखेंगे। सो द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इज योर डार्विन। अभी इन दोनों साइंटिस्ट के बारे में आपको स्टडी करके जाना, ये इसको स्किप नहीं करना क्योंकि साइंटिस्ट के रिलेटेड है एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सो ये इसका हाई चांस बनता है बोर्ड्स में आने का। सो द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड हिज कंट्रीब्यूशन वाज नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय योर डार्विन। अभी डार्विन एक दिन गेड़ी मारने निकले थे, जस्ट किडिंग। वो एक शिप लेके एक आइलैंड गए थे, वहां पे वो स्टडी कर रहे थे अबाउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स स्टडी कर रहे थे। एंड ये सब करने के बाद में उन्होंने एक बुक में एक थियरी लिखा, उस थियरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। और बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये आंसर इन वन सेंटेंस या फिर एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन उन्होंने कौन से बुक में पब्लिश किया था। यस, वेरी गुड, दैट इज योर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक। अभी ये नेचुरल सिलेक्शन में बोला क्या गया है? तो पहला थिंग उन्होंने जो बोला दैट इज कि ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब क्या है कि इनका एक ही एम है, जितना हो सके उतने बच्चे बनाओ। नाउ व्हाई डू दे डू लाइक दे हैव सच टाइप ऑफ कैरेक्टर या फिर बिहेवियर? क्योंकि उनको उनका स्पीशीज को जिंदा रखना है। सी, अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन से मैं सर्वाइव करूंगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा जो स्पीशीज है वो सर्वाइव करेगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इफ वी रिप्रोड्यूस, इफ वी ह्यूमन रिप्रोड्यूस, तुम जिंदा रहोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करने से आप थोड़ी जिंदा रहोगे, लेकिन आपका जो स्पीशीज है, ह्यूमन स्पीशीज, ये हमेशा रह सकता है। सो हर एक एनिमल होने दो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होने दो, उनका मेन एम क्या है? सबसे पहला कि दे विल बी रिप्रोड्यूसिंग प्रोलिफिकली, जितना हो सके उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन करो। अभी जब जितने अभी जो भी बच्चे लोग आने वाले, नेक्स्ट जनरेशन आने वाले, दे विल बी competing with each other in a life threatening manner। मतलब क्या है कि ये लोग आपस में कंपटीशन करेंगे फॉर फूड हो गया, फॉर शेल्टर हो गया, या फिर फॉर मेटिंग पर्पस। यू माइट हैव सीन दोस वीडियोस जहाँ पे लायंस, मेल लायंस फाइट करेंगे। क्यों फाइट करे? ताकि वो लोग कोई एक फीमेल के साथ मेट कर सके और आगे फैमिली बना सके। नाउ द फीमेल इज गोइंग टू चूज ओनली द स्ट्रॉन्ग वन। सो हमेशा वहां पे कंपटीशन होने वाला है। ऐसे सेम कंपटीशन आपको हर एक ऑर्गेनिजम्स में दिखेगा। नाउ आफ्टर दैट वी द थर्ड थिंग इज की एसेंशियल मॉडिफिकेशन मीन्स व्हाट की अगर आपको कोई कंपटीशन सरवाइव करना है, यू नीड टू मॉडिफाई योरसेल्फ। यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशंस ताकि आप एक कंपटीशन जीत पाओगे। और जब जीतोगे तो आप आगे रिप्रोड्यूस कर पाओगे, आपको मौका मिलेगा। सो एसेंशियल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सस्टेन, इफ यू वांट टू compete। नाउ आफ्टर दैट नेचुरल सिलेक्शन। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपने कुछ बॉडी में मॉडिफिकेशन किया हो तो आप सरवाइव करोगे नेचर में। समटाइम्स नेचर चूजेस समवन। कभी कभार नेचर किसी को पिक करेगा और दूसरे लोग पेरिश हो जाएगा। जिसका एक क्लासिक एग्जांपल है दैट इज दिस वन। ये एक मॉथ है, जो एक इंसेक्ट है जो आपको इंग्लैंड में पाया जाता है। तो इफ यू लुक क्लोजली, यहाँ पे एक व्हाइट कलर का भी है एक और एक डार्क कलर का भी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ए रेसिस्ट। तो यहाँ पे जो व्हाइट वाला मॉथ था, ये स्टार्टिंग में इसको बहुत एडवांटेज था क्योंकि इसका जो सराउंडिंग था, ट्रीज हो गया, तो वो ट्रीज भी ना इसके जैसा ही कलर था। तो ये जो व्हाइट मॉथ है वो कैमोफ्लाज हो रहा था इजिली विद इट सराउंडिंग। तो ये जो ब्लैक वाला है, ये तो ऑब्वियसली हाईलाइट होके दिखता था, तो बड़े बड़े बर्ड्स आके ब्लैक वाले मॉथ को खाते थे। नो व्हाट हैपन कि नेचर में कुछ चेंजेस हो गया, लाइक कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इंडस्ट्रीज आ गया, सडनली बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने लग गया, बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज होने लग गया इंडस्ट्री से। सो जो आपके एटमॉस्फेयर है, आजू बाजू की जो भी चीजें, वो सब काला पड़ने लग गया। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट। तो ये जो ब्लैक वाला जो मौत है, अभी इसके फेवर में नेचर बन गया। सो अभी ये जो ब्लैक मौत है वो सराउंडिंग के साथ ब्लेंड होने लग गया, कैमोफ्लाज होने लग गया, व्हाइट वाला हाईलाइट होके दिखने लग गया। सो अभी बड़े बड़े बर्ड्स व्हाइट को खाने लग गया। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ये सब कुछ बात हुई ही नहीं। यहाँ पे तो सिंपली क्या हो रहा है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने यहाँ पे चूज किया कौन रहना चाहिए, कौन नहीं रहना चाहिए। एंड लास्ट में अभी जो भी लोग टिकेंगे, ये सारे आप लोग ने मॉडिफिकेशन किया, सरवाइव किया, नेचर ने भी आपके फेवर में काम किया। नाउ दोज हु आर गोइंग टू सरवाइव, दे विल गेट अ चांस टू रिप्रोड्यूस। और ऐसे कर करके एक नया स्पीशीज बन सकता है।
So those who survive will reproduce and give rise to a new species. I hope आपको नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया। क्या क्या बोला था मैंने? बहुत ज्यादा बच्चे बनाओ, बच्चे लोग के बीच में कंपटीशन, कंपटीशन जीतने के लिए आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हर बार मॉडिफिकेशन ही नहीं, नेचर भी आपको चूज करेगा, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। एंड जो टिक गया वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा। दिस इज योर नेचुरल सिलेक्शन। नाउ अभी डार्विन ने इतना सब चीजें हमको एक्सप्लेन किया। अभी कोई ना कोई तो रहेगा जिसको अच्छा नहीं लगा, या फिर वो बोलेगा अरे तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो देयर वर सम ऑब्जेक्शंस, टू बी मोर स्पेसिफिकली 3 ऑब्जेक्शंस जो डार्विन के इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अगेंस्ट था। अभी डार्विन ने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं किया, जैसे कि द फर्स्ट ऑब्जेक्शन दैट वी कैन सी इज की नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। सी, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर बार नेचुरल सिलेक्शन के कारण ही इवोल्यूशन होगा। देर आर मेनी अदर रीजन, लाइक म्यूटेशन हो सकता है, एक्स वाई जेड चीजें हो सकते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण इवोल्यूशन एक स्पीशीज में होगा। सेकेंड थिंग, अभी 2 चीजें हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किया नहीं। कोई भी एनिमल जिसने अपने बॉडी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन किया, तो वो यूजफुल मॉडिफिकेशन है या फिर यूजलेस कोई मॉडिफिकेशन है, तो ये क्या है, क्यों है, ये सब भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ही जस्ट टोल्ड अस व्हाट, कि मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, यूजफुल यूजलेस ऐसा कुछ भी उन्होंने इन डेप्थ में तो एक्सप्लेन नहीं किया, सुपरफिशियल नॉलेज दिया उन्होंने। सुपरफिशियल मतलब क्या है, ऊपर ऊपर का नॉलेज। एंड लास्ट में उन्होंने और एक चीज एक्सप्लेन नहीं किया कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी स्पीशीज में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, वो स्लो चेंजेस या फिर फास्ट फास्ट, कोई आप एक स्पेसिफिक वर्ड दिया, दैट इज एब्रप्ट चेंजेस। तो वो स्लो चेंजेस आया या फास्ट चेंजेस आया, इसके बारे में भी उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सो दीज आर योर 3 ऑब्जेक्शंस जो है तुम लोग के डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के रिलेटेड। ये क्वेश्चन आने का भी बहुत हाई चांस बनता है। फॉर 2 मार्क्स दे माइट आस्क यू नेम द ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू योर डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। आई होप ये भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू अनदर साइंटिस्ट और उनकी कंट्रीब्यूशन, दैट इज जॉन बैप्टिस्ट लमार्क। नाउ यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ना एक्चुअली 2 थ्योरीज बोल सकते हैं हम लोग। पहला थ्योरी इसमें क्या है कि दैट इज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करते हैं, सो ध्यान से सुनना, आई नीड योर फुल कंसंट्रेशन, अभी कुछ और चीजें मत सोचना। नो, व्हाट इज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन? इट मीन्स कि समझो कि मैं एज अ एनिमल, अगर मैं मेरे ऑर्गन्स को यूज करूंगा तो मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस होगा, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा। अगर मैं अपने बॉडी को यूज नहीं करूंगा, ऑर्गन्स को यूज नहीं करूंगा, तो भी चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डू वर्कआउट, तो मेरे बॉडी में मसल्स दिखेगा, दैट इज अ मॉर्फोलॉजिकल चेंज। बाहर बाहर से आपको चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एंड इफ आई डोंट डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, अगर मैं वर्कआउट कुछ भी नहीं करूँ, तो भी तो मेरे बॉडी में चेंजेस दिखेगा, थोड़ा सा मैं हेल्दी दिखूंगा, थोड़ा मोटा बन जाऊंगा मैं। So means what? Either you are going to use your organ, like इसको बेसिकली सिंपली कैसे मैं बताऊंगा, दैट इज की ड्यू टू योर एक्टिविटी और लेजीनेस, आपके कुछ एक्टिविटी या फिर लेजीनेस के कारण आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आएगा। नाउ दीज आर योर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। सो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस विल ऑकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी या फिर उनके लेजीनेस के कारण। सो दिस वाज योर फर्स्ट थ्योरी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि नेक ऑफ जिराफ। अभी ऐसा कहा जाता है कि जिराफ को ऊपर ऊपर के जो लीव्स है या फिर जो भी चीजें खाना था ट्रीज के, टॉल ट्रीज के, तो उसने क्या किया, उसने एक्टिविटी किया, उसने अपने ऑर्गन्स को यूज किया, तब जाके उसका नेक एलोंगेट हो गया। सो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। वैसे करके शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, वो बार बार हैमरिंग करने के कारण उसका शोल्डर बहुत ज्यादा वेल डिफाइन हो गया, स्ट्रेंथ बढ़ गया उसके शोल्डर का। सो मीन्स व्हाट, उसने एक्टिविटी किया तभी तो उसके शोल्डर्स डेवलप हो गए। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पे भी आपको दिख रहे, एंड सो ऑन। और ऑस्ट्रिच का विंग्स हो गया, अपना लेग्स ऑफ स्वान या फिर डक हो गया, एंड स्नेक अपना जो उसके जो लिम्स है, उसके जो लेग्स है वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू देयर बरोइंग हैबिट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे उस एनिमल्स में कुछ एक्टिविटी या फिर लेजीनेस के कारण उनके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया। नाउ इन चेंजेस को मैं क्या कहूंगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन सिंपल, इफ आई डू सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट, आई एम गोइंग टू गेन सम मसल्स। अभी ये जो गेन किया मैंने मसल्स, दीज आर माय एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये मैंने डेवलप किया, किसी ने मुझे दिया नहीं, ये मेरे एक्टिविटी के कारण आई हैव गेन्ड मसल्स। सो ये एक कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, मैंने मेरे लाइफ टाइम में ये मैंने पाया है। नाउ ये जो कैरेक्टर मैंने जो डेवलप किया है, दिस एक्वायर कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर टू दी नेक्स्ट जनरेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर इस एंटायर थ्योरी को हम लोग ने क्या नाम दिया, लमार्किज्म, विच इज आल्सो नोन एज
थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन शॉर्ट, जो भी आपके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गया, दिस चेंजेस आर नथिंग बट यूर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। इसी को आप लोग लमार्किज्म या फिर थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड मतलब क्या, आपके कैरेक्टर्स दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। क्या ये सही है? आपको क्या लग रहा है? क्या आप लोग जब वर्कआउट करोगे, आप लोग अच्छे से मसल सब गेन करोगे, क्या आपका बच्चा भी मस्त बॉडी लेके आएगा? नहीं आएगा, उसको वापस से वर्कआउट करना पड़ेगा। मीन्स बॉडी है जो लमार्क का जो कंसेप्ट है, कहीं तो ये रॉन्ग हो रहा है। सो इसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और कुछ पार्ट को हम लोगों ने रिजेक्ट किया। तो कौन से पार्ट को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया? द पार्ट विच वी एक्सेप्टेड दैट वाज की ड्यू टू एक्टिविटी और लेजीनेस मेरे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, इसको हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहेंगे। परफेक्ट। नाउ दिस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो सेकंड पार्ट है, जो उन्होंने बोला कि ये जाएगा, तो वो नहीं जाता है इन रियलिटी। सो जो सेकंड पार्ट है, इसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आप लोगों ने किया एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आई होप ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे माइट आस्क यू फॉर 2 मार्क्स, दैट इज की डिफाइन स्पीशीज एंड स्पीसिएशंस। सो व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज मतलब क्या है? वेरी इजी एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो सबके सब सिमिलर है। अभी ये जो ग्रुप है, ये आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली, कोई फोर्स नहीं किया, ये लोग नेचुरली रिप्रोड्यूस भी किया। और इनका जो बच्चा भी होगा, वो बच्चा भी फर्टाइल होगा। फर्टाइल मतलब क्या? उस बच्चे में क्षमता है आगे भी रिप्रोड्यूस करने का। तो ये एक ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया? ये ग्रुप एक स्पीशीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक रूम है, उसमें मैं 10 गोरिल्लाज डाला और 10 ह्यूमंस को डाला, मेल फीमेल बोथ, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस विल रिप्रोड्यूस विद ह्यूमंस नेचुरली, और गोरिल्लाज विल रिप्रोड्यूस विद गोरिल्लाज ओनली। तो ये ग्रुप बन गया, ह्यूमंस के ग्रुप बन गया और गोरिल्लाज के ग्रुप बन गया, और इनका जो बच्चा आएगा वो आगे भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा। सो दिस ग्रुप इज नोन एज अ स्पीशीज। समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज स्पीसिएशन? स्पीसिएशन का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप इज नथिंग बट स्पीसिएशन। एक नया प्रजाति बन रहा है, उसी को आप लोग क्या कहोगे? स्पीसिएशन कहते हैं। अभी एक नया स्पीशीज कब बनेगा? इसके दो रीजन यहाँ पे दिया, दैट इज की ईदर ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन और ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सिंपल, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स था, पहाड़ के कुछ इस तरफ आ गए, कुछ पहाड़ के उस तरफ आ गए, सेम ग्रुप में थे, सेम स्पीशीज थे। नाउ दे आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, आपस में कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो ये लोग अलग मॉडिफिकेशन दिखा के अलग स्पीशीज बन गए, और पहाड़ के इस तरफ वाले अलग बन गए। तो एक नया स्पीशीज बन गया, स्पीसिएशन हो गया यहाँ पे। एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एक ग्रुप जिसमें खुद के साथ खुद के लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, सो उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, चेंजेस हो गया, तो वैसे करके एक नया स्पीशीज बन गया। सो आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये तुम लोग का लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी मैं इसको एंटायर टाइमलाइन तो नहीं बताने वाला, दैट इज अप टू यू गाइस, यू हैव टू स्टडी कि कौन सा पहले आया था, इजिप्टोपिथिकस क्या था, कब आया था, ड्रायोपिथिकस कब आया था, निएंडरथल, एंड ऑल दोस टाइमलाइन तुमको याद रखना है। आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली गिव यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। अभी इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाला हूं। पहला वुड बी एमसीक्यू, सीधा वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर वो लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 10 पे जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, वो दोनों के दोनों पैराग्राफ को लोग दे देंगे आपको, और उसमें से बहुत सारे वर्ड्स को लोग स्किप करेंगे, और वो जो वर्ड स्किप किया है उसको आप वो लोग ऊपर प्रोवाइड भी कर देंगे। इट इज लाइक अ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको राइट गेस करके लिखना होगा। तो शायद 10 पेज नंबर से भी आ सकता है, या फिर 9th पेज नंबर से भी आ सकता है। सो आपको पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन सीखना है, कौन कब कहाँ से आया, साउथ अफ्रीका से आया, चाइना में ओरिजिन हुआ, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आपको याद रखना है। मैं सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही मैं बताऊंगा, बिकॉज दिस इज बोर्ड्स फोकस्ड। सो ह्यूमन इवोल्यूशन, 7 करोड़ साल पहले डायनासोर निकल गए, वो आपको सब स्टोरी पता रहेगा, मेटियोर हिट किया एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। आफ्टर दैट एक ऐसा एनिमल आया जो हम लोग का एंसेस्टर है, जो कैसा दिखता था पता है क्या? अपना जो मॉडर्न लिमूर, दिस इज अ लिमूर, इसके जैसा हम लोग का एंसेस्टर दिखता था 7 करोड़ ईयर्स अगो। सो इसके जैसा कुछ दिखता था, उसके पास भी टेल था। तो ऐसे कर करके उसका टेल सब निकल गया, स्लोली स्लोली मॉडिफिकेशन हो गया, एंड सो ऑन। अभी मैं वो सब कुछ तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो की टॉपिक है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग। इसमें तो मोस्टली एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट वन इज योर रामापिथेकस। अभी क्वेश्चन कैसे आएगा कि विच
अभी ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन सा पहला एप जो इंसान जैसा दिखने लगा? विच वन ऑफ द एप स्टार्टेड अपेयरिंग लाइक अ ह्यूमन लाइक एप कौन था? दैट इज योर रामापिथिकस। रामापिथिकस सबसे पहला ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसा एप है जो इंसान के जैसा दिखने लग गया। सेकेंड वन इज 15 लाख ईयर्स अगो हमारे जो एंसेस्टर थे तब वो लोग प्रॉपर इरेक्ट पोस्चर अटेन किया। तब से लेके अभी तक वी हैव इरेक्ट पोस्चर। उसके पहले हम लोग झुक के चलते थे, हम लोग का लंबा स्पाइन इतना डेवलप नहीं था। स्लोली स्लोली हम लोग का लंबा स्पाइन डेवलप हो गया था। तो 15 लाख साल पहले हम लोग का जो एंसेस्टर था वहां से आपको इरेक्ट पोस्चर दिखने शुरू हो गया। निएंडरथल मैन ही इज नोन एज द वाइज मैन, बहुत ही स्मार्ट गाय था। पहला पेंटिंग सभी इन्होंने ही बनाया था। सो निएंडरथल इज नोन एज वाइज मैन। सीधा डायरेक्ट 1 मार्क का एमसीक्यू ही आता ही। 50,000 ईयर्स अगो तुम लोग का क्रो मैग्नोन मैन इवॉल्व हो गया था। दिस इज योर नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। 10,000 साल पहले हम लोग का जो एंसेस्टर थे उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती बाड़ी सब स्टार्ट किया। कितने साल पहले? 10,000 ईयर्स अगो। 5,000 ईयर्स अगो हम लोग ने एक आर्ट स्टार्ट किया, दैट इज आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना। कब स्टार्ट हो गया था? आज से 5,000 साल पहले। एंड 400 साल पहले हम लोगों ने मॉडर्न साइंस का स्टार्ट हो गया 400 ईयर्स अगो। दैट इज योर ऑल दोस थिंग्स यू माइट हैव स्टडीड इन योर फिजिक्स। अपना न्यूटन्स के लॉज हो गए, माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन, ऐसा ऑल ऑफ दोस थिंग्स जो भी आप मॉडर्न साइंस सीख रहे हो सब कब स्टार्ट हुआ था? 400 साल पहले। एंड 200 ईयर्स अगो हम लोग का इंडस्ट्रियल सोसाइटी एस्टैब्लिश हो गया था। नाउ ये मैंने एक्सट्रीम स्मॉल पूरा कट ऑफ करके मैंने एकदम की चीजें ही मैंने बताया, पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया। आई एम अवेयर ऑफ दैट थिंग, बट लाइक आई टोल्ड यू दिस इज मेनली बोर्ड्स फोकस, तो इसको रट लो। आई एम टेलिंग यू इस पार्ट को रट के चले जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड वन इज या तो 9 पेज नंबर या तो 10 पेज नंबर्स में से दोनों में से कोई तो एक पैराग्राफ उन लोग आपको दे देंगे और आपको वो फिल करना पड़ेगा। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गया। अगर इफ यू वांट कि नहीं सर आप मुझे ये पार्ट भी पूरा एक्सप्लेन करो ह्यूमन इवोल्यूशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको 5 to 10 मिनट्स के अंदर पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। एंटायर टाइमलाइन को मैं बहुत इजीली आपको समझा के वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा। इट इज ऑल अप टू यू कि आपको पढ़ाई करना है या नहीं। आई एम रेडी टू डू द वर्क। सो आई होप अभी तक के जो भी कंसेप्ट थे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करोगे एंड आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ एज वेल एज फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, बिकॉज इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट आई हैव टू डिस्कस इज दैट कि यू माइट हैव सम फ्रेंड्स टॉपर्स, लोग से बात मत करना अभी के टाइम में, क्योंकि वो लोग आपको सिर्फ डराने वाले हैं अभी। अरे तूने ये टॉपिक नहीं किया, अरे तूने वो टॉपिक नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट इग्नोर ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड मोमेंट पे सब कुछ चीजें एक साथ तुम्हारे ब्रेन में आएगा, तुम पागल हो जाओगे। राइट नाउ यू हैव टू बी फोकस्ड। चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। आपको जैसा सही लग रहा है वैसे उस मेथड से पढ़ाई करो। ट्राई टू डू 6 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ, कुछ भी करो, बस पढ़ाई करो। दोस्तों का मत सुनो, उन लोग का सब पढ़ के हो गया रहेगा, वो डराने वाले हैं, अरे ये कर वो कर, बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। आप आधा बायो करोगे आधा फिजिक्स करोगे, ऐसा नहीं करना। आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है आप वही चीज को फॉलो करना, ठीक है? सो आई विल सी यू ऑल सून इन अनदर वीडियो। होपफुली वो भी जल्दी से जल्दी मैं रिकॉर्ड करूंगा। सो सी यू ऑल, बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।